हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेशंस एवं टॉपर, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे और इसी बीच में ढूंढ रहे होंगे कि किस विषय की तैयारी कैसे करें। इससे पहले कई विषयों के बारे में मैंने बता दिया और आज मैं बताने वाला साथी हूँ सब्जेक्ट सोशल स्टडी मतलब सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के बारे में बताने वाला हूँ कि किस किस टॉपिक को पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे और आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। मैं कहता हूं कि आपको बहुत कुछ नहीं याद करना, लेकिन कुछ तो जरूर ही याद करना पड़ेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे सोशल स्टडी को लेकर के क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे कि उनकी एजुकेशन लेवल और आगे बढ़े। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज इस पेपर के एनालिसिस वीडियो को। साथियों 70 नंबर का पेपर आपका लिखित का होगा, 30 प्रोजेक्ट का होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और सोशल स्टडी में साथियों 4 चीजें होती हैं। 4 चीजों में क्या होता है? पहला इतिहास पढ़ना होता है, तो याद रखिएगा, जो 20 नंबर का है। भूगोल पढ़ना होता है जो भी 20 नंबर का है। और नागरिक शास्त्र 15 नंबर का है और अर्थशास्त्र 15 नंबर का है। सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो कि बहुत ही समुद्र है। समुद्र का मतलब कि जितना पढ़ सके वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो चलिए इसके बीच में भी कुछ संभावनाएं आपके लिए लेकर आया हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक इतिहास की बात करूंगा जिसे बोलते हैं भारत और समकालीन विश्व 2, जो 20 नंबर का है। और इसमें भी कई चीजें, पहले खंड आप पढ़ेंगे, खंड 1 जो 8 नंबर का है। इसमें क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर याद कर लीजिए, किस किस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, जिसमें क्या पढ़ना है कि 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। जोसेफ मोत्सनी आदि के विचार पढ़ना है। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं याद करना है। भारत में राष्ट्रवाद हर हाल में याद करना है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत में क्या पड़ा, खिलाफत क्या हुई, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। विश्व आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं पढ़ना है। सत्याग्रह जिसे साथियों नमक आंदोलन बोलते हैं, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों की आंदोलन पढ़ के जाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पढ़ना है। सामूहिक अपनत्व के बारे में पढ़ना है। ये कैसा हो गया, ये घटनाएं और प्रक्रियाएं होगी। अब इसके बाद साथियों जीव का अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसी इतिहास के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है भूमंडली क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब विश्व का निर्माण कैसे हुआ, तो पूर्व आधुनिक विश्व होगा। 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर के 1914 तक पढ़ना है। विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है। तो खंड 2 और खंड 3 दोनों है साथियों, ध्यान रखिए। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, इसके बारे में पढ़ना है। ये 7 नंबर का है। विश्व अर्थव्यवस्था व पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, सब पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। आगे देखिए, औद्योगिकीकरण का युग जो पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है? औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक परिवर्तन की गति, मतलब कि औद्योगिक क्रांति जब हुई उससे पहले स्थिति क्या थी और औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बोलना है उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। अब जो उपनिवेश थे उसमें औद्योगिकीकरण हमें बताना है। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार के बारे में बताना है। औद्योगिक विकास का अनूठापन बताना है। वस्तुओं के लिए बाजार बताना है, बाजार के बारे में बताना है, बाजार क्या होता था और पहले के बाजार और अब के बाजार में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और बहुत ही जो मैंने टॉपिक बताए पढ़ के जरूर जाइए। सोशल स्टडी में एक चीज याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट साथियों डेट होते हैं वो जरूर याद रखिए। बाकी तो ये सारी की सारी स्टोरी है। सोशल स्टडी में साथियों सारा का सारा स्टोरी भरा पड़ा रहता है। बस अगर आप बुक पढ़ के जाते हैं तो आप जरूर लिख के आएंगे और क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, आंसर करेंगे जरूर, नंबर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आपका जो डेट है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, जो इतिहास में छुपा हुआ है। मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ना है। यूरोप में मुद्रण का इतिहास पढ़ना है। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस का विकास भारत के अंदर। राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध पढ़ना है।
अब इतिहास के मानचित्र में क्या पढ़ के जाना है, जो 5 नंबर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानचित्र में आपको पढ़ना है, इतिहास में सबसे पढ़ना है भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको साथियों अध्याय 3 अच्छे से तैयार कर लीजिए। अध्याय 3 मैंने अध्याय भी बता दिया, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद दर्शना और नामांकन पहचान। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, वो आपका मैपिंग में आता है। कलकत्ता सितंबर में जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में तैयार कर लो। नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927 और लाहौर 1929। ये इतना तैयार कर लीजिए, मानचित्र में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए दूसरा जो तैयार करना है मानचित्र में ही, ये क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महापूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। चंपारण जो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन चंपारण में हुआ। खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है जलियांवाला बाग कांड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है मैपिंग में जगह साथियों बताने के लिए। फिर चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ा, असहयोग आंदोलन का उद्घोष। डांडी जो गुजरात में पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस सब जगह आपको मैप के अंदर ढूंढना आना चाहिए कि कहाँ पर है। जो मैंने अभी तक बताया इतिहास के अंदर ना 5 नंबर का सवाल इसी में से फंसने वाला है, तो जाकर अच्छे से तैयार कर लो। अब आगे बात करते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल भी साथियों 20 नंबर का, 20 नंबर में साथियों 9 नंबर और कुछ ऐसे लिखित वाले कुछ मानचित्र वाले भी हैं। तो सबसे पहले संसाधन एवं विकास के बारे में आपको याद करना है, पढ़ना है, जो कि साथियों संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू निम्नीकरण और संक्षरण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपर्दन और संक्षरण। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से है, याद रखिएगा। मृदा संसाधन पूछ लेता है, मृदा का वर्गीकरण पूछ लेता है, मृदा का अपर्दन और संरक्षण भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख ही लीजिए। फिर अगला जो पढ़ के जाना है वन एवं वन्य जीव के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है जंगल के बारे में पढ़ना है, जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ना है साथियों। भारत में वनस्पति जात और प्रजाति के बारे में पढ़ना है। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण पढ़ना है। कभी कभी पूछ लेता है कि साथियों वन का सुरक्षा होना क्यों जरूरी है, या वन संरक्षण करने के लिए भारत किन किन विधियों का उपयोग कर रहा है, उल्लेख कीजिए। तो आप सभी को करना ही पड़ेगा, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। फिर वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण भी आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से अभी तक भूगोल के और इतिहास के कुछ टॉपिक्स को लर्न कर लिए होंगे अपने बुक्स के, और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप तैयार कर ही लेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या होने के बारे में पढ़ना है कि जल दुर्बलता और जल संचरण एवं प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़नी होती है। समन्वित जल संसाधन प्रबंध, वर्षा जल संग्रहण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 4 नंबर में कृषि के बारे में पूछा जाता है। कृषि के प्रकार, शास्य कृषि, मुख्य फसलें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें। खाद्यान्नों के बारे में पूछ लेता है। के अलावा अन्य खाद्य फसलें, अन्न, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें भी होती हैं। अखाद्य मतलब रबड़ कोई खा थोड़ा लेगा, लेकिन वो रबड़ एक फसल है। रेशेदार कुछ फसलें होती हैं। कपास, जूट, प्रौद्योगिकी एवं संसाधनगत सुधार के बारे में भी पूछ लेता है। इकाई 2 में जो पूछता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में भी पूछ लेता है। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं साथियों, लेकिन सवाल यहीं से बनने वाला है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है, खनिज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। खनिज की उपलब्धता क्या है, ये भी पूछ लेता है। लौह खनिज पूछता है, लौह, अयस्क एवं मैग्नीज, जरूर याद रखिएगा मैग्नीज के बारे में। लौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट याद कर लीजिए। अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज याद कर लीजिए। खनिजों का संचरण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत है। ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें अंतर पूछता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। गैर परंपरागत स्रोत क्या है, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, संसाधनों का संरक्षण, ये सब क्या है, ये गैर परंपरागत है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपको अंतर जरूर याद करके जाना है। फिर विनिर्माण उद्योग के बारे में देके रखा है। तो ये क्या है, विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग पढ़ के जाना है। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र जैसे पटसन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चीनी उद्योग,
खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग पढ़ना है, एल्युमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, औद्योगिकी प्रदूषण तथा पर्यावरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए साथियों। अच्छी तरीके से जो भी मैं बता रहा हूँ सब के सब तैयार कर लो, अभी भी टाइम है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप डेली मात्र 1 घंटा, कितना 1 घंटा सोशल स्टडी को दे देते हैं अपने, तो अभी अगले 60 दिन में आपकी पूरी की पूरी सोशल स्टडी तैयार हो जाएगी और अगले 60 दिन में आपका पेपर भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो पर्यावरण का निम्नीकरण की रोकथाम पूछता है कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए। अगर प्रदूषण हो रहा है तो इसको रोकने के उपाय पूछ लेता है। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पूछता है, जो कि भूगोल के अंदर है। परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, जिसमें रेल, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पतन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार की, पर्यटन एक व्यापार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। पर्यटन एक व्यापार के रूप में अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगला मानचित्र पूछता है। मानचित्र के, भारत के मानचित्र पर 1 से 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य याद रखिएगा। मानचित्रकार 5 नंबर के और अध्याय 1 से 7 तक भूगोल से पूछे जाएंगे, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से। अगला आता है इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे नागरिक शास्त्र बोलते हैं साथियों, सिविक्स बोलते हैं। 15 नंबर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। अध्याय 1 और 2 में क्या है, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसमें लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे पढ़ना है, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि इसको हर हार में तैयार कर लो। अभी कहते हैं कि भैया बहुत बता दें, इसको कैसे तैयार करेंगे। मैं कहता हूँ ना, डेली 1 घंटा सोशल स्टडी को दे दो, 60 दिन में पूरी की पूरी सोशल स्टडी आपकी तैयार हो जाएगी। आगे, लोकतांत्रिक किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों से समायोजित करता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे, जात, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ना है। ओके, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जात का राजनीतिक और राजनीतिक का जात पर क्या प्रभाव, अगर पॉलिटिक का जात पे क्या प्रभाव और जात का पॉलिटिक पे क्या प्रभाव, ये जरूर बताना है। इससे मैं कहता हूँ ना, सोशल स्टडी रीडिंग करके जाइए, कुछ डेट वगैरह याद करके जाइए, फैक्ट्स याद करिए। इसमें आप अगर आंसर याद करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। आपको अच्छे से लिखने के लिए इसको पढ़ के जाना है और एक बार पढ़ने के बाद घर पर लिखने का प्रयास जरूर करिए, आप बिना याद करे भी लिख लेंगे। आगे देखते हैं। तो किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक भिन्नता भेद बहुत आजकल हो रहा है, ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। अब इसी नागरिक शास्त्र में जो दूसरा इकाई है, अध्याय 4 राजनीतिक दल, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। प्रतियोगिता के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम पढ़ना है, क्या लोकतंत्र के उसके परिणामों किसे अंकुलित किया जा सकता है या नहीं, क्या किया जाना चाहिए। मतलब क्या अगर किसी राजनीतिक लोकतंत्र पार्टी का जो परिणाम है उससे उसका आकलन करना चाहिए या नहीं, ये हमको बताना है अध्याय 5 के माध्यम से। अब देखते हैं आगे बढ़ना। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र ने इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के लिए विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की अग्रसर रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है, इसको भी पढ़ के जाना है। अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला, आर्थिक विकास की समझ, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, बना के भी लिख लेंगे। मैं कहता हूँ सोशल स्टडी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा। इसमें विकास की बात की जाए, क्या ग्रोथ हुआ है, तो विकास के बारे में आपको पढ़ के जाना है। जो इसमें शिशु मृत्यु दर विकास की धारणीयता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना है, जिसमें आपका साथियों आपको रोजगार बताना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद कर देना है। मुद्रा तथा साख के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचत तथा
शाख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाएंगे। ओके, और सब देख लीजिए। इकाई 2 जो है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें बताना है विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार, इसमें पढ़ना होता है। WHO विश्व व्यापार संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जरूर जाएंगे। एक वैश्वीकरण क्या है ये पूछ लेते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। अगला है उपभोक्ता अधिकार, मतलब कि कस्टमर के क्या साथियों अधिकार है, क्या राइट है, वो आपको पढ़ना होगा। ये पढ़ना उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए ग्राहकों का कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है, ये अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। ओके, फिर क्या आपको तैयार करना है, फिर क्या करना है, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है, उपभोक्ताओं के जागरूक का उदय क्या है, कैसे उदय किया जाए, बाजार में उपभोक्ता को कैसे होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है, मतलब उपभोक्ता को कैसे सरकार बचा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया है 70 नंबर आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं कहता हूँ ना, सोशल स्टडी आपको याद नहीं करके जाना है, पढ़ के जाना है, रीडिंग करेंगे और फैक्ट्स याद करके जाएंगे। जब आपको रीडिंग करके रखेंगे तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। जब आपका फैक्ट्स तैयार रहेगा, आपकी रीडिंग तैयार रहेगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना। कई दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिदिन साथियों हर सब्जेक्ट, मतलब एक डे आपका मान लेते हैं ये है, और एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, इन सभी से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तैयार करिए। कितना? सबसे 3 से 5 क्वेश्चन तैयार करिए। हर सब्जेक्ट से आप 3 से 5 क्वेश्चन डेली लिखने का प्रयास करिए, याद करके लिखने का प्रयास करिए। आप देखिएगा अगले 60 दिनों में आपकी पेपर की पूरी तैयारी भी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर भी आएगा। तो डेली क्या करना है, 3 से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का तैयार करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है और आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा और 60 दिनों में तैयारी अच्छी से हो जाएगी और तैयारी के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने बताया है कि सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप तैयार करके जाएंगे और अच्छे से नंबर अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में लेकर आएंगे। और साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।